रशिया की महारानी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके सुनहरे लंबे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते थे। पूरे देश में रानी जितना सुंदर कोई भी नहीं था। बहुत ही जल्द रानी ने बिल्कुल अपनी जैसी ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सिंड्रेला रखा गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन समय के साथ रानी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी लग गई। रानी ने अंतिम समय में राजा को अपने पास बुलाया और बोली, आप मुझसे वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद इस राज्य के सिंहासन पर दोबारा वही रानी बैठेगी जो मेरी तरह खूबसूरत होगी और जिसके बाल मेरी तरह सुनहरे होंगे। लेकिन रानी, तुम्हारे जितना सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। महाराज, प्रेम में हर कोई खूबसूरत लगता है। मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला का ध्यान रखना। इतना बोलकर रानी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे इस बात का गहरा सदमा लगा और उसने जीवन में कभी दोबारा शादी करने का सोचा भी नहीं। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन राजा की बहन शीला उससे मिलने आई। महाराज की जय हो। बहन, तुम मुझे भाई कहकर बुला सकती हो। ये लो, मेरी बेटी भी आ गई। ये है राजकुमारी सिंड्रेला। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। भैया, ये तो एकदम अपनी माँ पर गई है। उसके जैसी ही खूबसूरत और रेशम से सुनहरे बाल। ये तो सच में भाभी की ही छवि है। ये शब्द जब राजा ने अपनी बहन के मुंह से सुना तो उसे अपनी पत्नी को मरते वक्त दिया वचन याद आ गया और राजा एक फैसला करता है। राजा ने अपने पूरे दरबारियों को अपने दरबार में बुलाया और घोषणा किया, महारानी ये चाहती थी कि जो महिला उनके जैसी ही सुंदर हो वही इस राज्य की रानी बने। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी सिंड्रेला, जो कि दिखने में ठीक अपनी ही माँ की परछाई है, अब से वही इस राज्य की रानी बनेगी और उसका विवाह होगा मेरे दोस्त के बेटे प्रताप के साथ। जब ये फैसला सिंड्रेला ने सुना तो वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी और शादी से बचने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। पिताजी, ये क्या है? मैं ये क्या सुन रही हूँ? बेटी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी। पर पिताजी, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। बेटी, मैंने कहा ना, ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं प्रताप से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी सभी शर्तें हमें मंजूर हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा गाउन चाहिए जो जंगल के 1000 चीजों से बना हो, लेकिन बिना किसी फूल, किसी पक्षी और किसी जानवर को हानि पहुंचाए। मैं वही गाउन पहन के शादी करूंगी। बस इतनी सी बात? बेटी, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी की जाएगी। राजा ने अपने राज्य के सबसे बढ़िया बुनकरों को बुलाया और उनसे उस अनोखे गाउन को बनाने को कहा। साथ ही राजा ने अपने खास सिपाही को उन बुनकरों की मदद करने के लिए कहा। इधर राजकुमारी ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसने कोई असंभव सी चीज की मांग की है, इसलिए अब उसे प्रताप से शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इधर बुनकरों की मेहनत रंग ले आई। बुनकर उस अनोखे से गाउन को बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने उस गाउन को सूखे पत्तों तथा पक्षी के टूटे हुए पंखों से तैयार किया, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद राजा सिंड्रेला के पास गया और बोला, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा अनोखा गाउन बनकर तैयार है। अब तुम्हारा विवाह प्रताप से होना तय है। पर पिताजी, मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे विवाह कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ? कृपया करके मेरी बातों को समझिए। तुमने वादा किया था सिंड्रेला, भूलो मत। पिताजी, कोई बात नहीं हुई। अगर माँ के कहे अनुसार आप पूरे देश में माँ जितनी सुंदर महिला को नहीं ढूंढ पाए, तो इसका कारण ये है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा सुंदर हमें और कोई नजर नहीं आता है। माँ के कहने का मतलब बस यही था। आपको याद है ना, माँ ने ये भी कहा था कि प्रेम में लोग सुंदर नजर आते हैं। आपको ये सब याद तो है ना? अब बस बहुत हुआ। अगर तुम्हें अपनी माँ से जरा भी प्यार है तो तुम्हें अपनी माँ की इच्छा को पूरा करना ही होगा। और कल ही पूरे सभा में तुम्हारी शादी होने वाली है, समझ गई? इतना बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। इधर राजकुमारी एक ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, तो उसने इस शादी से बचने के लिए महल से दूर जाने का फैसला किया और रात में महल से भाग गई। मुझे माफ कर देना पिताजी, लेकिन एक दिन आप मुझे अवश्य ही समझेंगे।
राजकुमारी ने अपने सुंदर बाल लपेटे और उस अनोखे गाउन से अपना पूरा शरीर ढक लिया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से काफी दूर निकल गई। चलते चलते वो थककर एक जंगल में पेड़ के नीचे सो गई। वो जिस जंगल में थी उस देश का राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रही एक अजीब सी लड़की पर पड़ी, जिसने एक अजीब तरह का गाउन पहन रखा था। राजकुमार उसके पास जाकर कहता है, कौन हो तुम और इस तरह जंगल में क्यों सो रही हो? मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ महल में चलो, तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाएगा। तुम्हारा इस तरह जंगल में रहना ठीक नहीं है। सिंड्रेला चुपचाप राजकुमार के साथ उसके महल में आ गई। सिंड्रेला को वहाँ रसोई में काम करने का काम मिल गया और सिंड्रेला बिना किसी को अपनी पहचान बताए चुपचाप नौकरों की तरह वहाँ काम करने लगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमार ने अपने महल में एक भव्य समारोह रखा। सब तैयारी हो जाने के बाद दावत शुरू हुई। सिंड्रेला ने महल के हेड रसोइये से पूछा, जी सुनिए, मैंने सारा काम कर दिया है, क्या मैं सभा में जाकर छुपकर वहाँ का नृत्य देख सकती हूँ? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं समारोह में प्रवेश नहीं करूँगी। ठीक है, चली जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। उसके बाद रसोई का सारा राख साफ करना है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला अपने कमरे में गई और उसने अपने मुंह हाथ से कालिक को साफ किया और अपना गंदा सा अनोखा गाउन उतारा और अपने सुनहरे बाल खोले और दूसरा गाउन पहनकर समारोह में चली गई। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो समारोह में दाखिल हुई, हर कोई उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह गया। राजकुमार ने भी उस सुंदर राजकुमारी को देखकर तुरंत उसे अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित किया और दोनों साथ में नृत्य करने लगे। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। अब मुझे जाना होगा राजकुमार। पर रुको, सुनो। लेकिन राजकुमारी सिंड्रेला बहुत ही फुर्ती से सबके नजरों से ओझल हो गई और भागकर अपने कमरे में आई। उसने अपने उस अनोखे जंगल वाले गाउन को पहना और अपने बाल बांधे और अपने चेहरे और हाथों को फिर से कालिक से ढक लिया और वापस रसोई में काम करने चली गई। जी मैं आ गई हूँ, अब मैं जल्दी से रसोई का राख साफ कर देती हूँ। नहीं, राख की सफाई तो बाद में भी हो जाएगी। अभी राजकुमार के लिए पहले सूप बना दो। ठीक है। सिंड्रेला ने राजकुमार के लिए सूप तैयार किया और उसने उस कटोरी के अंदर अपने बालों में लगाने वाला क्लिप डाल दिया और उसके ऊपर वो सूप डाल दिया और राजकुमार को सूप देने चली गई। राजकुमार ने इससे पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट सूप नहीं पिया था। सूप पीते वक्त उसे वो बालों की क्लिप भी मिली। राजकुमार ने रसोइये को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या आज रात मेरे लिए तुमने सूप बनाया था? जी हाँ महाराज, रसोई का सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या सच में ये सूप तुमने बनाया है? ये सूप तो यकीनन तुम्हारे हाथों का बना नहीं लगता। क्या सूप में कोई समस्या थी राजकुमार? हाँ, ये सूप वैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा मैं बरसों से पीता आ रहा हूँ। ये वाकई ही अब तक का सबसे स्वादिष्ट सूप है। अच्छा, माफ कीजिएगा राजकुमार, ये सूप रसोई की नई नौकरानी ने बनाया है, उसे बुलाया जाए। उसके बाद सिंड्रेला को राजकुमार से मिलने बुलाया गया। क्या ये सूप तुमने बनाया है? जी हाँ महाराज। क्या ये बालों का क्लिप तुम्हारा है? मुझ जैसे गरीब नौकरानी के पास इतनी कीमती बालों की क्लिप कैसे हो सकती है महाराज? ये क्लिप देखकर मुझे उस राजकुमारी की याद आ रही है जिसे मैं आज रात समारोह में मिला। खैर, ये सूप बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद। इतना बोलकर राजकुमार वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद महल में एक और समारोह हुआ। एक बार फिर राजकुमारी नृत्य देखने के लिए रसोइये से इजाजत मांगी और फिर अपना अनोखा गाउन उतारकर अपने राजकुमारी वाले रूप में आकर वो फिर से उस समारोह में गई। राजकुमार ने फिर उसके साथ नृत्य किया, पर जैसे ही आधा घंटा बीत गया वो गायब हो गई और फिर से रसोई की नौकरानी बन गई। मैं आ गई, अब बताइए क्या करना है? बस जल्दी से राजकुमार के लिए सूप बना दो। ठीक है। इस बार सिंड्रेला ने अपनी चूड़ी निकाली और सूप के कटोरी में डाल दिया और ऊपर से सूप डाल दी ताकि चूड़ी दिखे नहीं और उसे राजकुमार के पास भिजवा दिया। सूप पीकर राजकुमार बोलता है, ये सूप वाकई बहुत बढ़िया है। इससे पहले मैंने ऐसा सूप कभी नहीं पिया। अरे ये क्या है? चूड़ी? उस रसोई की नौकरानी को बुलाया जाए।
थोड़ी देर में सिंड्रेला राजकुमार के पास आ जाती है। क्या ये सूप तुमने बनाया है? जी महाराज। क्या ये चूड़ी तुम्हारी है? मुझ जैसी गरीब नौकरानी के पास ऐसी कीमती चूड़ी कैसे हो सकता है महाराज? तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की की याद आती है जिसे मैं आज समारोह में मिला। खैर, सूप बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद। सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब राजकुमार को सिंड्रेला पर शक होने लगता है। उसे समारोह वाली लड़की और रसोइये में कुछ तो एक जैसा नजर आता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है कि वो दोनों एक ही लड़की है। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले दिन फिर से समारोह का आयोजन करता है। जी, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? ठीक है, पर आधे घंटे में वापस आ जाना। धन्यवाद, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सिंड्रेला जल्दी से अपने कमरे में गई और अपना अनोखा गाउन उतारकर जल्दी से राजकुमारी वाला वस्त्र पहनी और सुनहरे बाल खोले और समारोह में चली गई। राजकुमार तो उसी का इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही समारोह में गई, राजकुमार उसके साथ नृत्य करने लगा। जब वो नाच रही थी, तभी राजकुमार ने वो बालों वाली क्लिप उसके बालों में लगा दी, जो उसे पहले दिन सूप में मिली थी। सिंड्रेला को ये महसूस नहीं हुआ और आधा घंटा बीत गया। अब मुझे जाना होगा राजकुमार। आज की रात और थोड़ी देर तक संगीत बजेगी, कृपया थोड़ी देर और रुक जाओ। पर मुझे। कृपया करके थोड़ी देर और रुक जाओ। संगीत थोड़ी देर तक और बजता रहा। इसी बीच सिंड्रेला को जरा भी समय नहीं मिला कि वो फिर से नौकरानी के रूप में आ सके। जब संगीत खत्म हुआ, तब सिंड्रेला भागते हुए अपने कमरे में गई और जल्दी से अपने राजकुमारी वाले वस्त्र निकालकर जंगल वाला अनोखा गाउन पहना और रसोई में चली गई। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने वो बालों का क्लिप भी नहीं देखा और क्लिप लगाई ये रसोई में चली गई। तभी रसोइया उसे देखकर बोला, इतनी देर से कहाँ थी तुम? राजकुमार सूप के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी से राजकुमार के लिए सूप बना देती हूँ। सिंड्रेला ने सूप बनाया और उसमें अपने एक सोने का हार डाल दिया और उसे सूप से ढक दिया और फिर उस सूप को राजकुमार के लिए भिजवाया गया। सूप पीकर राजकुमार ने सिंड्रेला को बुलाया और पूछा, क्या आज का सूप भी तुमने बनाया है? जी महाराज। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? भला मेरे जैसी गरीब नौकरानी के पास इस तरह के सोने का हार कैसे हो सकता है महाराज? पर तुम्हारे जैसे गरीब नौकरानी के बालों में इतनी कीमती क्लिप आई कैसे, बताओ। महाराज। बताओ, तुम ही वो लड़की हो ना जिसके साथ मैं सभा में नृत्य कर रहा था? कौन हो तुम, बताओ। उसके बाद राजकुमारी ने राजकुमार को अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। सब सुनने के बाद राजकुमार कहता है, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तुमने समारोह वाले दिन ही मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि आप सिर्फ मेरी सुंदरता से ही प्रभावित होकर मुझे प्रेम करने लगी हैं, या आपको सचमुच मुझसे इतना प्रेम हो गया कि आप धीरज रखकर मेरे बारे में पता लगाए, और जब आपको ये पता चले कि मैं एक गरीब नौकरानी हूँ, तब भी आप मुझे उतना ही सुंदर समझे जितना मैं समारोह में एक राजकुमारी के वेश में लग रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि प्रेम में लोग सुंदर नजर आते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक गरीब नौकरानी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मैं आपसे विवाह जरूर करूँगी। और इस तरह राजकुमारी सिंड्रेला को अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। उसने राजकुमार से शादी कर ली और उस शादी में सिंड्रेला के पिता को भी आमंत्रित किया गया और राजकुमार और राजकुमारी सदा एक दूसरे के लिए साथ प्यार से रहने लगे। एक समय की बात है, यशोदा बिलासपुर नामक गांव में रहा करती थी। यशोदा के पति की मृत्यु खेतों में काम करते वक्त हो गई थी। उस समय यशोदा जवान ही थी, परंतु उसने दूसरी शादी नहीं की और अपने पति की याद में जीवन बिताने लगी। यशोदा की कोई संतान नहीं थी, परंतु जब भी वो किसी बच्चे को रोते हुए देखती तो उसे चुप कराती और उसे दुलार करती। यहाँ तक कि यशोदा जो पूरे महीने में पैसे बचाती थी, उसका एक भाग वो बच्चों में टॉफी और बिस्कुट के रूप में बांट दिया करती थी। इसलिए गांव के सभी लोग यशोदा को बहुत पसंद करते थे और साथ ही साथ उसका सम्मान भी करते थे। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक रात यशोदा सो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो। यशोदा पहले तो कुछ देर सोचती है, परंतु फिर औरत की मदद भरी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देती है।
यशोदा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने सामने एक बहुत ही घायल औरत को देखती है। साथ ही साथ उस औरत के पीछे 2 लड़कियों को देखती है। आप कौन हैं और ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? बहन जी, हमें अंदर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इसके बाद यशोदा उस औरत और उसकी दोनों बच्चियों को अपने घर के अंदर ले आती है। साथ ही साथ उस औरत को अपनी खटिया पर बैठा देती है और पानी भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अंदर आने दिया। मेरा नाम सुमोना है और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। वो सब तो ठीक है, पर आपकी ये हालत कैसी हो रखी है? आपका पूरा शरीर खून से लथपथ है। बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। पहले तो मैं एक आम इंसान ही थी, परंतु उस जादूगर ने मुझसे शादी करके मुझे भी मायावी बना दिया। वो जादूगर मुझसे एक लड़का चाहता था, परंतु एक के बाद एक मुझे 2 लड़कियां हो गई। पहले कुछ साल तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु अब वो मेरी दोनों बेटियों के पीछे पड़ा है। वो नहीं चाहता कि ये दोनों जिंदा रहें, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर वहाँ से भाग आई और इसी कारण मुझे इतनी चोटें आई हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आप चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह हम आपको अस्पताल लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ अब मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखो। चिंता मत करो, तुम्हें इनके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बच्चियाँ जादुई हैं, तुम्हें बस इन्हें माँ का प्यार देना है। पर मैं कैसे? मैं तो खुद का ही ध्यान बड़ी मुश्किल से रख पाती हूँ। बहन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरी इस विनती को स्वीकार कर लो। आरोही, वनिका, मेरे पास आओ बेटा। बेटा, अब से यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी, और तुम भी इनका अच्छे से ख्याल रखना, हर चीज में इनकी मदद करना। इससे पहले कि यशोदा कुछ और बोल पाती, सुमोना अपने प्राण त्याग देती है। यशोदा बच्चों से प्यार तो करती थी, परंतु अचानक से ऐसे जिम्मेदारी आ जाने के कारण वो थोड़ी घबरा जाती है। परंतु उन दोनों मासूम बच्चियों को देख वो उन्हें गले लगा लेती है। अगले दिन जैसे ही गांव वाले यशोदा के घर में 2 लड़कियों को देखती हैं, वो यशोदा से सवाल करने लग जाती हैं। क्या बात है यशोदा बहन, हमें ये तो पता था कि तुम्हें बच्चों से प्यार है, परंतु ये नहीं पता था कि तुम बच्चों को गोद लेने वाली हो। और वैसे हमने तो इन दोनों लड़कियों को आज तक गांव में नहीं देखा, तो तुम इन्हें कहाँ से लाई हो? नहीं, मैंने इन्हें गोद नहीं लिया है। ये दोनों मेरी बहन सुमोना की बेटियां हैं। उसकी कल ही मृत्यु हो गई है, इसलिए अब से ये दोनों मेरे साथ ही रहेगी। इसके बाद यशोदा अपने घर में जाती है और दोनों बच्चियों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बताया था, लेकिन बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए याद नहीं रहता। तुम दोनों का नाम क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है? मेरा नाम वनिका है और मेरी उम्र 9 साल है। मेरा नाम आरोही है और मेरी उम्र 13 साल है। तुम्हारे नाम तुम्हारी ही तरह बहुत ही प्यारे हैं। अब अगर मुझे तुम लोगों को यहाँ रखना है तो कोई काम ढूंढना होगा। तुम दोनों यहीं पर रहो और घर का ध्यान रखो। तब तक मैं आसपास से कोई काम पूछ कर आती हूँ। इसके बाद यशोदा आस पड़ोस में काम ढूंढने लगती है। तभी उसे सेठ के गोदाम में काम करने वाला सरजू मिल जाता है। यशोदा सरजू के पास जाती है और कहती है, सरजू, अब मेरे ऊपर 2 लड़कियों की जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए मैं काम ढूंढ रही हूँ। क्या कोई काम पता है तुझे? यशोदा बहन, मैं तो सेठ के गोदाम में काम करता हूँ और सेठ केवल आदमियों को ही वहाँ रखता है। पर हाँ, सेठ के घर में सेठानी को नौकरानी की बड़ी जरूरत है। एक बार तुम वहाँ जाकर देख लो। ठीक है सरजू। इसके बाद यशोदा घर आ जाती है, परंतु जैसे ही वो घर आती है तो अपने घर को देखकर हैरान रह जाती है। यशोदा का घर ऊपर से लेकर नीचे तक चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये घर अभी अभी बना हो। ये क्या चमत्कार है? ये कोई चमत्कार नहीं है माँ, ये हम दोनों की जादुई शक्तियों का कमाल है। हम दोनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को चकाचक कर दिया। तुम दोनों तो सच में बहुत ही मेहनती हो, परंतु एक बात का ध्यान रहे, अब तुम जादूगर की दुनिया से बाहर आ चुकी हो। ये दुनिया आम लोगों की है। यहाँ तुम्हें आम इंसान बनकर ही रहना होगा और जितना हो सके जादू का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। ठीक है माँ, हम समझ गए। अब मैं सेठ के घर जा रही हूँ। वहाँ पर मुझे एक नौकरानी का काम पता चला है। मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, तब तक तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इसके बाद यशोदा सेठ के घर चली जाती है। सेठानी यशोदा को देखती है और कहती है,
अच्छा, सरजू तेरे बारे में ही बता रहा था। सुन, रसोई और घर का काम करने के लिए तो मेरे पास नौकरानी है, पर बगीचे का काम करने के लिए कोई भी नहीं है। अब से तू मेरे सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे का ध्यान रखेगी। और हाँ, मैं फ्री की पगार नहीं देती, इसलिए काम ढंग से होना चाहिए। मुझे घास के अंदर एक भी सूखा पत्ता ना दिख जाए, और पानी की कमी से अगर फूल मुरझाए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही यशोदा बगीचे में पहुँचती है तो इतना बड़ा बगीचा देखकर हैरान रह जाती है। जब सेठानी ने बगीचा कहा तो मुझे लगा कोई छोटी मोटी जगह होगी, पर ये तो मेरे घर से भी 4 गुना बड़ी जगह है और पूरे जगह में सिर्फ बगीचा ही है। मैं अकेले इस बगीचे को कैसे साफ करूंगी? यहाँ तो हर जगह सूखे पत्ते फैले हुए हैं और इतने सारे फूलों को पानी देती देती तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। यशोदा ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसके सामने आरोही और वनिका प्रकट हो जाती है। तुम दोनों यहाँ? तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे पता चला और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आने के लिए हमें रास्ता जानने की जरूरत नहीं है माँ। हम दोनों चुटकी बजाते ही कहीं भी जा सकती हैं। और हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी दिव्य दृष्टि से आपको चिंता में देखा, इसलिए हम दोनों आपकी मदद करने यहाँ आ गयी। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम करना, फिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? जब किसी ने हमारी मदद नहीं की तब आपने हमारी मदद करी और हमें सहारा दिया। हमारा भी आपके प्रति कोई फर्ज बनता है। अब आप कुछ नहीं कहेंगी, आप जाकर उस पेड़ की छांव में बैठ जाइए। हम दोनों ये काम चुटकियों में निपटा देंगे। यशोदा कुछ और बोलती इससे पहले वनिका यशोदा को लेकर दूर चली जाती है और उसे एक छांवदार पेड़ के नीचे बैठा देती है। इसके बाद दोनों बहनें बगीचे का काम अपनी जादुई शक्ति से करने लगती हैं। वनिका एक फूंक मारकर सारी सूखी पत्तियों को एक तरफ कर देती है। आरोही चुटकी बजाते ही सभी फूलों में पानी डाल देती है और इसी तरह 10 मिनट के अंदर दोनों बहनें पूरे बगीचे का काम निपटा देती है और अपनी माँ यशोदा के पास वापस आ जाती है। ये तुम दोनों ने क्या किया? अब मैं सेठानी के पास कैसे जाऊंगी और उनसे क्या कहूँगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। उस औरत को सिर्फ काम से मतलब है। कैसे हुआ, किसने किया, कितनी देर में किया, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों बहनें चुटकियां बजाते ही वापस से गायब हो जाती है। यशोदा थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठती है और फिर सेठानी के पास चली जाती है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन, वो काम हो गया है। इतनी जल्दी काम हो गया? हाँ मालकिन, आप चाहे तो जाकर देख सकती हैं। वैसे आज काम का पहला दिन है, तो क्या मैं आज घर थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? अगर काम हो गया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, कल समय से काम पर आ जाना। इसके बाद यशोदा घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में वो अपने खेतों को निहारने लगती है। सामने से आ रहा सरजू यशोदा को खेत निहारते हुए देख लेता है और कहता है, क्या हालत हो गई है इन खेतों की। जब डमरू भैया हुआ करते थे तो ये खेत कैसे लहराते थे, और अब देखो कैसे बंजर पड़े हैं। हाँ सरजू, तू सही कह रहा है। जब वो थे तब तो ये खेत सावन की हरियाली की तरह हरे भरे रहते थे। अब देख क्या हालत है इनकी। वैसे यशोदा बहन, तुम तो यहाँ कभी नहीं आती, फिर आज इधर का रुख कैसे मोड़ लिया? खेत को बेचने का इरादा हो रहा है क्या? यशोदा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो आरोही यशोदा को देखकर कहती है, माँ, अगर हम सब मिलकर खेतों में काम करने लगे तो हमारे खेतों में वापस से फसल लहराने लगेगी। अच्छा, अब मैं क्या बोलती हूँ, क्या सुनती हूँ, ये भी तुम दोनों को पता चलने लग गया। पर बेटा, खेत पर काम करना इतना आसान नहीं है। माँ, आप हमारी शक्तियों के बारे में भूल रही हैं क्या? वनिका बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शक्ति इन बेफिजूल के कामों में बेकार हो। माँ, अगर ऐसा है तो हम तीनों मिलकर बिना शक्तियों के खेतों में काम करेंगे। क्या पता भगवान हमारी मेहनत का फल दे दे। यशोदा को आरोही का विचार अच्छा लगता है। इसके बाद अगले दिन यशोदा दोनों बहनों को लेकर खेत में पहुंच जाती है। सरजू भी खेत के आसपास ही होता है। जैसे ही वो यशोदा को वहां देखता है तो वो यशोदा के पास जाता है और कहता है, तो यशोदा बहन, क्या सोचा? खेत बेचना है या बटाई पर देना है? सरजू, अब से हम तीनों माँ बेटी मिलकर इस खेत में काम करेंगे और खुद ही इस खेत को जोतेंगे। अरे यशोदा बहन, लगता है धूप में चलकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है। तुम तीनों अकेले कैसे खेत का काम कर पाओगी? सब हो जाएगा सरजू, बस थोड़ी मेहनत लगेगी।
इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर खेत पर काम शुरू कर देती है। आरोही खेत पर लगी जंगली झाड़ियाँ हटाती है तो वनिका खेत में पड़े कचरे और पत्थर को हटाती है। खेत साफ करने के बाद वो लोग बुआई करते हैं, फिर बीज डालते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। धीरे धीरे करके तीनों कुछ ही दिनों में खेत का काम निपटा देते हैं और वो भी बिना किसी जादू या शक्ति का इस्तेमाल किए। और कुछ ही महीनों में खेत में गेहूं की बहुत ही अच्छी फसल लहलहाने लगती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तीनों माँ बेटियों की खूब तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही गेहूं पक जाता है, तीनों माँ बेटियां मिलकर गेहूं काट लेती हैं और फिर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही करके उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाती है, जिसके बाद तीनों माँ बेटियां हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाती हैं। रेखा की हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उसके मृत शरीर देख उसकी बेटी और उसका पति बहुत रो रहे थे। माँ, आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा? पड़ोस में रहने वाली काकी कहती है, राजेश बेटा, खुद को संभालो। तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अब रेखा हम सबको छोड़कर चली गई है। थोड़ी देर बाद राजेश अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रेखा के जाने के बाद गांव की लड़कियां सोनाक्षी को चिढ़ाने लगती है, क्योंकि उसका रंग काला था। वो लड़कियां सोनाक्षी की माँ के होते हुए जब भी उसका मजाक बनाते थे तो रेखा उन्हें बहुत डांटती थी। लेकिन रेखा के जाने के बाद वो लोग पहले से भी ज्यादा सोनाक्षी का मजाक बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश अकेले 10 साल की सोनाक्षी को नहीं संभाल पा रहा था। एक दिन सोनाक्षी सो रही थी, तभी राजेश मन में सोचता है, बहुत कोशिश के बाद भी मैं सोनाक्षी को अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। सोनाक्षी को इस उम्र के पड़ाव में माँ की जरूरत है। मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। कुछ हफ्ते बाद राजेश मीनू नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। शादी के 2 साल बाद मीनू को एक बेटी होती है। मीनू की बेटी बहुत गोरी थी। हॉस्पिटल में राजेश सोनाक्षी से कहता है, देख बेटी, तू बड़ी दीदी बन गई है। खबरदार, जो अपनी काली बेटी का साया मेरी बेटी के ऊपर आने दिया तो। ये कैसी बातें कर रही हो? सोनाक्षी हमारी बेटी है। सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली के काले साई की वजह से मेरी गोरी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। ना बाबा ना, मैं तो इसे अपनी गोरी बेटी से दूर ही रखूंगी। मीनू की इन बातों से राजेश को बहुत दुख होता है। उस दिन से राजेश मीनाक्षी के भविष्य के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अब माँ के साथ साथ सोनाक्षी के पापा का साया भी उसके ऊपर से हट गया था। कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक दिन मीनू की बेटी शर्लिन धूप में खेल रही थी, तभी मीनू बोलती है, शर्लिन, धूप में क्यों खेलती हो? मेरी गोरी बेटी का रंग कहीं सांवला ना हो जाए। मम्मी, धूप में खेलने की वजह से मेरा रंग सोनाक्षी दीदी के जैसा हो जाएगा क्या? नहीं शर्लिन, मैं सांवला रंग बोल रही हूँ। सोनाक्षी तो काली है। और हाँ, सोनाक्षी के साथ ज्यादा घुल मिल कर मत रहना, वरना उसका असर तुम पर भी होने लग जाएगा। मीनू की ऐसी बातें सुनकर शर्लिन अपनी बड़ी बहन से नफरत करने लगती है। धीरे धीरे शर्लिन सोनाक्षी से दूर रहने लगती है। मीनू अपनी बेटी को अपने पास सुलाती थी और सोनाक्षी को जमीन पर सोने देती थी। एक दिन मीनू अपनी बेटी के लिए सुंदर सा ड्रेस लेकर आती है। ये देख मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। सोनाक्षी शर्लिन की ड्रेस देखने लगती है। तभी शर्लिन बोलती है, मम्मी देखो, ये काली कलूटी बैंगल लूटी मेरी ड्रेस को बुरी नजर से देख रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम गुस्सा मत हो। मेरे लिए जूस ले आ। सोनाक्षी शर्लिन के लिए जूस ले आती है। मैं आज ये ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। दरअसल 2 दिन पहले जो सैंडल लेकर मैं आई थी वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए तो मेरा सैंडल ढूंढ। सोनाक्षी शर्लिन का सैंडल ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे सैंडल मिल जाता है।
शाम को शर्लिन तैयार होकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी सोनाक्षी को बहुत तंग कर रहे थे। शर्लिन बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए सोनाक्षी मीनू से कहती है, माँ मुझे भी पढ़ाई करनी है, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो। शर्लिन जैसे बड़े स्कूल में नहीं, कम से कम किसी छोटे स्कूल में ही करवा दो। शर्लिन भी तो पढ़ाई करती है, फिर मैं क्यों नहीं? शर्म नहीं आई मेरी बेटी से अपनी बराबरी करते हुए? खुद को देख और उसे देख और खुद सोच उससे बराबरी करने लायक है। मैं बराबरी कहाँ कर रही हूँ माँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि किसी छोटे स्कूल में ही मेरा एडमिशन करवा दो। अच्छा, छोटा या बड़ा स्कूल नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई में मेरी बेटी जितनी तेरे पास डिग्री हो। मैं तुझे अनपढ़ बनाकर रखना चाहती हूँ और अपनी बेटी को पढ़ी लिखी। मीनू की ये बात सुनकर सोनाक्षी रोने लगती है। ये गलत है माँ, तू बताएगी मुझे क्या सही है और क्या गलत। मैंने कह दिया ना, तू स्कूल नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। घर की सफाई में ध्यान दे। वैसे तो तेरे काले चेहरे की वजह से तेरी शादी हो पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तुझे घर का काम आता होगा तो शायद कोई तेरे से शादी कर ले और मेरा बोझ खत्म हो। फिर सोनाक्षी थोड़ी ऊंची आवाज में मीनू को कहती है, नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो मैं पढ़ाई जरूर करूँगी। आपने आज तक जो किया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मैं चुपचाप नहीं सहूंगी। सोनाक्षी की ये बात सुनकर मीनू उसे बहुत मारती है और घर से बाहर निकाल देती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और सोनाक्षी बारिश में घर के बाहर बैठकर भीग रही थी। उस दिन गांव के सभी लोग सोनाक्षी को घर के बाहर भीगते हुए देख लेते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि मीनू सोनाक्षी के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। उसी गांव की एक औरत सोनाक्षी को देखकर अपने मन में सोचती है, ये मीनू तो सोनाक्षी के साथ बहुत गलत कर रही है। उसके पिता के बनाए हुए घर में रहकर उसे ही घर से बाहर निकाल दिया है। मैं ये सारी बात मुखिया जी को बताऊंगी। वो औरत उसी वक्त मुखिया जी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। अगले दिन मुखिया जी मीनू को उसकी दोनों बेटियों के साथ बुलवाता है और उसे कहता है, मीनू, राजेश ने तुमसे शादी की थी सिर्फ सोनाक्षी का ख्याल रखने के लिए, और उसके जाने के बाद तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोनाक्षी के साथ तुम जो भी करती हो वो सब हमसे छुपा नहीं है। बताओ सोनाक्षी, तुम क्या चाहती हो? मुखिया जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन माँ मुझे पढ़ाई के लिए रोक रही है। मीनू, तुम्हें सोनाक्षी को पढ़ाना ही होगा। इस तरह उस बच्ची के पर नहीं काट सकती हो। अगर तुम दोनों माँ बेटी ने सोनाक्षी के साथ भविष्य में कुछ भी गलत करने की सोचा तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मुखिया जी, मैं कल ही सोनाक्षी का एडमिशन करवा दूंगी। उसके बाद तीनों घर आ जाते हैं। घर आकर शर्लिन रोब दिखाते हुए बोलती है, मम्मी मुझे तो पहले शक था, लेकिन अब मैं कंफर्म हो गई हूँ। ये मेरी सुंदरता से जलती है। मम्मी आप इसकी पिटाई करो। इस काले के रोने की आवाज सुनकर मुझे बहुत मजा आता है। मीनू सोनाक्षी की पिटाई करने लगती है। तूने ही मुखिया जी को सारी बात बताई है ना जाकर? नहीं माँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। झूठ बोल रही है ये मम्मी। आप खुद ही सोचो, अगर इसने नहीं बताई तो मुखिया जी को बात कैसे पता चली? लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, स्कूल में तो इसका एडमिशन करवाना ही होगा। मुखिया जी के डर से मीनू अगले ही दिन सोनाक्षी का एडमिशन भी करवा देती है। सोनाक्षी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बहुत बड़ी हो जाती है। दोनों बहनों की 12वीं का रिजल्ट आ जाता है। सोनाक्षी खुशी से अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ ये देखो मेरा रिजल्ट, मैंने स्कूल में टॉप किया है। इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, इसलिए अब मेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। तभी चुड़ैल स्कूल में जितना चहक रही थी, तेरे कॉलेज आई की वजह से मैं 12वीं में फेल हो गई हूँ। तुम पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से फेल हुई हो। मैंने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर मैंने टॉप किया है। कलमुही अपनी सफलता के बारे में बताकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है। मेरा चांद सा सुंदर चेहरा है और तो अमावस की रात। मम्मी इसे 2 दिन तक खाना मत देना। ठीक है, तू जो कहेगी वही होगा। मीनू 2 दिन तक सोनाक्षी को खाना नहीं देती है, लेकिन सोनाक्षी जैसे तैसे दिन निकाल लेती है। 5 साल और बीत जाते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर सोनाक्षी कॉलेज की प्रोफेसर बन जाती है। क्या कहा तूने? अगर तू बाहर काम करने लगेगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? शर्लिन, मैं चौका बर्तन के लिए अपना सपना नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सुनकर शर्लिन सोनाक्षी को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। सोनाक्षी को अब इन सब की आदत हो गई थी,
इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शर्लिन अपने चेहरे पर ब्लीच लगाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद शर्लिन देखती है कि उसके चेहरे पर बड़े बड़े मोटे मोटे दाने हो गए हैं। अपना ये रूप देखकर शर्लिन जोर से रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे ये क्या, तेरे चेहरे को क्या हो गया है? पता नहीं मम्मी, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? अरे रे रे रे, मेरी चांद सी खूबसूरत बच्ची के चेहरे पर क्या हो गया? सोनाक्षी वहाँ पर आती है और शर्लिन को गले से लगा लेती है। डरो मत शर्लिन, लगता है तुम्हारी ब्लीच ने उल्टा असर दिखाया है। मैं एक बहुत अच्छे त्वचा के डॉक्टर को जानती हूँ, तो मेरे साथ उनके पास चलो, फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। शर्लिन सोनाक्षी के साथ त्वचा के डॉक्टर के पास जाती है। 1 महीने के अंदर अंदर शर्लिन का चेहरा पहले की तरह हो जाता है। सोनाक्षी, मैंने अपने गोरे रंग पर गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मैं फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं अपनी छोटी बहन को रोते हुए नहीं देख सकती। पुरानी बातों को भूल जाना अच्छा होता है। उसके बाद दोनों माँ बेटी सोनाक्षी से माफी मांगते हैं। सारी गलती तो मेरी है, मैंने ही शर्लिन को सौतेलेपन की सीख दी है। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनाक्षी अपनी माँ बहन के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।